Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the puerperal pyrexia. So first of all, we have to know what is puerperal. तो ये एक तरह का पीरियड है या आप कह सकते हो वो पीरियड जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। बेबी की बर्थ से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलता है ये पीरियड चलता है आपके 6 वीक तक। ठीक है, चाइल्ड बर्थ से 6 वीक के बीच का जो पीरियड है इसको हम लोग पुर्पेरियम पीरियड बोलते हैं। अब मान लो इस पीरियड में अगर आपको फीवर आ जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पुर्पेरियल पायरेक्सिया, क्योंकि पायरेक्सिया का मीनिंग होता है फीवर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई क्यों हो रहा है ये, क्या रीजंस हैं, क्या हम उसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पुर्पेरियल पायरेक्सिया है क्या। तो पहली चीज़, हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। नॉर्मली अगर टेम्परेचर मेज़र किया जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट आएगा। अगर सेल्सियस में देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में आएगा। लेकिन पुर्पेरियल पायरेक्सिया यानी कि फीवर की अगर हम बात करें तो कितना टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे, 100.4 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखोगे तो 38 डिग्री इन सेल्सियस। कब आ रहा है, जब हम इसे ओरली यानी कि थ्रू माउथ चेक कर रहे हैं। अगर हम एक्जिला के थ्रू चेक कर रहे होते तो हमें उसमें +1 करना पड़ता, ठीक है, लेकिन माउथ के थ्रू एक्यूरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, कब आ रहा है टाइम पीरियड, जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो रही है उसके 24 घंटे बाद से, ठीक है, या 24 घंटे के बाद से और 10 दिन के अंदर अंदर अगर इस पीरियड में फीवर आ जाता है, टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है जितना ये दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ द पुर्पेरियल पायरेक्सिया। क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के बाद 24 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आप इसे चाइल्ड बर्थ फीवर भी बोलोगे या पुर्पेरियल फीवर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, अब क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो कि मैक्सिमम फीमेल्स को होने के चांसेस होते हैं, डैट इज़ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यूटीआई में कैसे हो रहा है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ होता क्या है प्रॉब्लम, वजाइना की जो सुपरफिशियल लेयर होती है यानी कि ये वाली जो आपकी लेयर है, ठीक है, इसको रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बेबी एक लाइक लार्ज साइज़ का होता है, या आप कह सकते हो 2.5 kg का होता है, और वजाइनल कैनाल उतना ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो वजाइना क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तब जाकर के एक नॉर्मली बेबी बाहर आता है। तो स्ट्रेचनिंग के टाइम पे वजाइना की ये जो लेयर है ये थोड़ी सी रप्चर यानी कि टूट जाती है। तो टूटने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डीएक्टिवेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, उस रप्चर मेम्ब्रेन से क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये आपके यूट्रस के अंदर भी जा कर के कॉज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में अगर ये चले जाएंगे तो यूटीआई हो जाएगा, और अगर ये इंटरनल एरिया में यानी कि यूट्रस में चले जाएंगे तो ये जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यही इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाए तो ये आपके पैल्विक एरिया यानी कि कमर की हड्डी के आसपास चले जाएंगे, दैट इज पैल्विक इन्फेक्शन विद इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस। सो ये थे आपके इन्फेक्शंस। इसके अलावा ब्रेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये उन मदर्स में हाई चांसेस होते हैं जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीन्स होता है कि 6 मंथ तक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली वुमेन्स को हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बोलते हैं, राइट। अब अगर कोई मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, 6 मंथ तक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है, तो जो मिल्क होता है वो अंदर स्टोर होकर के क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो वो आपके लोब्स को यानी कि अंदर के एरिया को क्या कर देगा, टाइट कर देगा। इस टाइटनेस की वजह से मदर के टिश्यूज़ में टेंडरनेस, मदर के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं ब्रेस्ट के, और इन टिश्यूज़ के डैमेज होने की वजह से मदर को फीवर आ जाता है, दैट इज़ ब्रेस्ट इन्फेक्शन।
इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लेग्स में देखने को मिलेगा। लेग्स में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वेन्स तो हमारे पूरी बॉडी में है, लेकिन लेग्स में आपको हाई चांसेस देखने को मिलेंगे क्योंकि लेग एरिया जो है आपका वो आपका लोअर एरिया है। ओके, इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बॉडी का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ता है। और डिलीवरी के बाद क्या होता है कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही प्लासेंटा बाहर आता है तो प्लासेंटा आपके एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैच होता है, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी अटैच होती है, यानी कि मदर की ब्लड सप्लाई और प्लासेंटा की ब्लड सप्लाई एक दूसरे से अटैच होती है। जैसे ही प्लासेंटा ये अपने आप को सेपरेट करता है तो ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? एकदम ओपन हो जाती है और इसके अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। ओके, अगर आपका क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज नहीं होगा तो ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने की वजह से पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और आपके पैरों में इस तरह की वेन्स आपको देखने को मिल जाती हैं। दैट इज नोन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसकी वजह से भी मदर को फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस का रीज़न क्या है कि अगर आप चाहे एपिजियोट में करवाएं यानी कि छोटा कट वजाइना पे करवाएं या सिजेरियन डिलीवरी से आप डिलीवर करवाएं, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं क्योंकि रिकवरी के चांसेस ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ की वजह से स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट है अदर नॉन ऑब्स्टैटिकल कॉजेज। फॉर एग्जांपल किसी भी ठंडा खाने की वजह से, या हो सकता है डिलीवरी हुई है दिसंबर या जनवरी में तो ठंडे मौसम की वजह से, कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से उसको फीवर आ रहा है, डेट इज नॉन ऑब्स्टैटिकल कॉजेज। इसके अलावा सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा, उस सिजेरियन सेक्शन में भी पस फॉर्मेशन हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो सकता है हाइजीन मेंटेन ना की गई हो सकता है प्रॉपर ड्रेसिंग ना हुई हो, जिसकी वजह से उन सूचर्स में या उन टाकों में क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड पस फॉर्मेशन। ओके, सो हमारी बॉडी अपने आप को हीट क्यों करती है? जिससे कि अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो हीटिंग प्रोसेस के थ्रू किल कर सके। दैट्स वाई हमारी बॉडी फीवर लेके आती है या अपने बॉडी को अपने आप को हीट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई प्रिप्यूरियल फीवर या पायरेक्सिया हो गया है। पहली चीज़, द बेसिक सिम्टम इज टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। आपको कितना इंक्रीज मिलेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पीओ मीन्स होता है पर ओरल। ओके, ओरली जब आप चेक करोगे तो आपको इतना टेम्परेचर मिलेगा। इतना टेम्परेचर मिलने के बाद या इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलने के बाद आप कंसिडर कर सकते हो कि इट इज़ पिप्यूरियल पायरेक्सिया। इसके अलावा चिल्स, भाई ठंड लगेगी उसको। पेन हो रहा है, हो सकता है कि टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो गए हैं, कम भी टिश्यू डैमेज होंगे तो भी पेन होगा। एक छोटा सा कट लग जाता है, एक छोटी सी इंजरी हो जाती है तो हमें पेन सेंसेशन होने लगता है। तो यहाँ पे तो किसी रीज़न की वजह से फीवर तक आने लगा तो पेन आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी सिजेरियन एरिया में या किसी सर्जरी में इन्फेक्शन हुआ है तो आपको फाउल पस फॉर्मेशन और फाउल स्मेल देखने को मिलेगी या आप स्मेल कर पाओगे। इसके अलावा वजाइना से कुछ इन्फेक्शन आया है यानी कि यूटीआई, या आपको यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको फाउल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। बॉडी में पेन होगा, स्लीप में प्रॉब्लम होगी, भूख नहीं लगेगी, ये कॉमन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन आप कर लोगे। आपको पूछना है कि भाई आपके जो आपको मतलब सर्जरी हुई है वो सिजेरियन डिलीवरी से हुई है या आपको वजाइनल डिलीवरी हुई है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है आप। इसके अलावा कोई यूटीआई की कंडीशन तो नहीं है या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन या उसकी मेडिसिन तो नहीं चल रही। ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। नेक्स्ट आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर लोगे। सबसे पहले एज ऑलवेज हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या क्या इंक्रीज मिलेगा? टेम्परेचर और पल्स।
भाई फीवर आया तो टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। पल्स इंक्रीज क्यों मिलेगी? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो अंदर का जो प्रेशर है, जो ब्लड का फ्लो का प्रेशर है, वो भी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेशन डिस्टर्ब मिलेगी, अदरवाइज नॉर्मल मिल सकती है। बीपी भी आपको हाइपो में मिल सकता है या नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन कर लोगे, जिसमें आपको फेस उनका डल दिखेगा, स्किन टच करोगे तो हीटेड दिखेगी। इसके अलावा कहीं पेन होगा तो मदर आपको बता देगी, ठीक है। अगर ब्रेस्ट की वजह से हो रहा है तो ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस, टाइटनेस, रेड कलर का ब्रेस्ट या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। एब्डोमेन में कट लगा हुआ है, सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन में स्कार में आपको पस देखने को मिल सकता है, या रेडनेस और पेन देखने को, टेंडरनेस देखने को मिल सकता है। वजाइना से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, या आपको वजाइना की एपिजियोटमी सूचर में इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको क्या कराना है? ब्लड टेस्ट कराना है ताकि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। आपके ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो आप देख सकते हो। सेम चीज़ आप यूरिन टेस्ट में भी करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उससे रिलेटेड मेडिसिन चलाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। एक्सरे यूएसजी कर सकते हैं। एक्सरे हम देखेंगे बोन का, जिससे कि ये पता चल सके कि बोन में तो इन्फेक्शन नहीं जा रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड आप कर लोगे, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कर लोगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड यानी कि कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से एरिया में ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में आपको पेशेंट को रेस्ट करवाना है, हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, ताकि यूटीआई की चांसेस हैं या इन्फेक्शन है या बढ़ने के चांसेस हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखना है कि किसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर मान लो सिजेरियन स्कार की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करवानी होगी, टैबलेट्स स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा ईजिली डाइजेस्टेबल फूड आपको देना है, एंटीबायोटिक्स चलानी है एज पर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हो सकता है वायरल हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है फंगस हो, ठीक है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन आपको चलाना ही चलाना है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज अ नर्स आपका क्या काम है? टाइमली आपको वाइटल्स चेक करना है, जिससे पता चल सके कि मदर की जनरल कंडीशन कैसे चल रही है। कोल्ड कंप्रेशन आप दे सकते हो, ठीक है, या हॉट कंप्रेशन आप दे सकते हो, डिपेंड करता है, ओके। अगर ठंड है तो आप हॉट कंप्रेशन दोगे, अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हो, जिससे कि ब्रेस्ट के जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। मेंटेन द हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे हो सकता है मदर को नीचे से ब्लीडिंग हो रही होगी तो आपको टाइमली पैड चेंज करवाना है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है, और अगर एपिजियोटमी सूचर हैं तो उनको भी क्लीन और ड्राई करके रखना है। मेडिकेशन का असेसमेंट करना है कि टाइमली वो मेडिकेशन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, कौन सी मेडिकेशन कब देनी है, कौन सी स्टॉप करनी है, कौन सी इंक्रीज़ करनी है, कौन सी हटानी है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन आपको दे देना है अबाउट द डाइट, क्या डाइट फॉलो करें वो, ठीक है, हेल्थ कैसे मेंटेन करें, और डॉक्टर के लिए या डॉक्टर को दिखवाने के लिए कब कब आना है, ये सारी चीज़ें आप उनको बता दोगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन। भाई कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगली बार हमें ये प्रॉब्लम ना हो? तो रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है, जो भी रिस्क फैक्टर, जो भी कॉजेस हैं उनको अवॉइड करना है। एपिजियोटमी के साइट को क्लीन करके रखना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, या एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए, नॉन स्टेराइल अगर आप यूज़ करोगे तो उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, कुछ प्रोसीजर जैसे कि सिजेरियन सेक्शन मान लीजिए हुआ है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चलानी है, एंड सिजेरियन स्कार को क्या करना है, नीट एंड क्लीन करके रखना है। मान लीजिए आप प्रिवेंट नहीं करते हो तो अगली बार उसको इन्फेक्शन के साथ साथ उसको फीवर के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाएगा, डेट इज सेप्सिस। बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो मदर की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुर्पुरियल पायरेक्सिया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।